हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th केमिस्ट्री 2024। ठीक है, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और हम आज के इस वीडियो में 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, 50 ऐसे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने आज के इस वीडियो में शामिल किया, जो कि हमने मॉडल पेपर से लिए हैं। किससे लिए? मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से, अनसॉल्व्ड पेपर से। इन सब से क्या किया है, छांट छांट के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने लिए हैं, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में बैक टू बैक आते रहते हैं। ठीक है, अगर इन 50 प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। ठीक है, 1 नंबर भी नहीं कटेंगे और आप 70 में 70 नंबर आसानी से कवर कर पाएंगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर आप आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? ठीक है, शुद्ध जल की अगर हम मोलरता की बात करें तो शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है। कितनी होती है? शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है और अति लघु उत्तरीय में भी 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो ज्यादातर हर साल आता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 1 नंबर के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, समपराशरी विलयन क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब सामान्य ताप पर, जब हम ताप क्या करें, ताप एकदम सामान्य रखें, तब ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब सामान्य ताप पर समान हो, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान रहते हैं। ठीक है, जितना हम अगर टेम्परेचर रखें उस टेम्परेचर पर इनका ताप समान रहता है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोलरता किसे कहते हैं? क्या होती है मोलरता? और इससे काफी सारे न्यूमेरिकल्स 1-1, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, मोलरता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल अंश। ठीक है, इन चारों चीजों से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें तो ज्यादातर क्या होता है, 1-1, 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल मोलरता, मोललता, मोल अंश और नॉर्मलता से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो चलिए बात कर ले, मोलरता होती क्या है। तो 1 लीटर विलयन में अगर हम विलयन कितना ले, 1 लीटर ले, 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं, 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं, तो उन मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। अब अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम मोलरता निकालें, ठीक, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, ये होता है मोलरता का फॉर्मूला। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, मोललता किसे कहते हैं? ये थी मोलरता और ये हमारी है मोललता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोललता क्या होती है। किसी विलयन में, यदि किसी विलयन में 1 किलो विलायक में, अभी क्या था, विलयन था, लीटर में विलयन था, उसे हमने मोलरता कहा। अब ये जो है वो किलोग्राम में है, जिसे हम क्या कहेंगे, मोललता। मोललता में हम किलोग्राम में लेते हैं विलयन और मोलरता में क्या होता है, हम लीटर में लेते हैं। ठीक है, किसी विलयन में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के जितने मोल हम अगर 1 किलोग्राम विलयन में घोल दें, विलायक के जितने मोल घोल दें विलेय के, उससे उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की मोललता कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोललता स्मॉल m। ठीक, अभी क्या था, मोलरता को हम कैपिटल M से डिफाइन करते थे, अब मोललता को हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मोललता स्मॉल m बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन किलोग्राम में।
ठीक, मोलरता बराबर था विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, और यहाँ पे मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किलोग्राम में। चीजें वही हैं, बस यहाँ पे लीटर में है, यहाँ पे किलोग्राम में हुआ। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोल अंश किसे कहते हैं। ठीक है, मोल अंश क्या होता है, कैसे आप परिभाषा देंगे, फॉर्मूला क्या है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या उस विलेय या विलायक के, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के अवयव को हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव की जो मोलों की संख्या होती है विलेय और विलायक के कुल मोलों, अगर हम विलेय और विलायक के कुल मोल जोड़ दें तो उसकी संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला देख लीजिए ताकि आपको मोल अंश अच्छे से समझ में आए। अगर हमें विलेय का मोल अंश निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम पहले विलेय का मोल निकालेंगे बटे में विलेय प्लस विलायक का मोल। अगर हम क्या करें, अगर हमें विलायक के मोल निकालने हो, अगर हमें यहाँ पे विलायक का मोल अंश निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विलायक का मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल। ठीक, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अगर विलेय का निकालना होगा तो विलेय पहले आ जाएगा, बाकी बटे में आएंगे दोनों के मोल, दोनों के मोल का जोड़ क्या होगा, मोल अंश। ठीक है, तो इस तरह से मोल अंश निकाला जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा। हमारा अगला क्वेश्चन है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम। ठीक है, राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं लिखिए। ठीक है, 2 नंबर के लिए, 2 या 3 नंबर पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रट लेना, इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम तथा इसकी सीमाएं। ठीक है, अच्छे से तैयार करना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू N1 अपॉन में N1 प्लस N2, जहां पे P क्या है, विलायक का वाष्प दाब है, और PS है विलयन का वाष्प दाब। जहां पर P क्या है, ये वाला जो P है वो विलायक का वाष्प दाब है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे में विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, इज इक्वल टू N1 अपॉन में N1 प्लस N2। ठीक है, अब सीमाएं क्या होती है राउल्ट के नियम की वो देख लीजिए। ठीक है, यह विलयन राउल्ट के वाष्प दाब का जो नियम होता है, यह विलयन, इसके नियम की सीमाएं, यह विलयन अवाष्पशील पदार्थों के, यह विलयन अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। ठीक, यह विलयन अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है, यह वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं होता। यह वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता। कौन सा, राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर लागू नहीं होता, लेकिन अवाष्पशील पदार्थ जो होते हैं, अवाष्पशील पदार्थों से बना जो विलयन है उस पर राउल्ट का वाष्प दाब का अवनमन नियम लागू होता है, वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। ठीक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट चालकता हमारी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। ये सबको पता है कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक हो जाएगा वो भी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है सेंटीमीटर ओम। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, सेंटीमीटर ओम। लेकिन अगर हम विशिष्ट चालकता की बात करें तो क्या हो जाएगा, वही मात्रक क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, वही मात्रक क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम, यानी कि अपॉन में आ जाएगा। तो अगर क्या होगा, सेंटीमीटर ओम था, ठीक, सेंटीमीटर ओम था विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता के लिए ये 1 में आ जाएगा। अब जब 1 में आ जाएगा सेंटीमीटर ओम, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, वही बन गया यहाँ पे फॉर्मूला, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है, वह कौन सी है।
वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यानी HCl से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है वह कौन सी है? वह कॉपर है। ठीक है, ऐसी धातु का नाम कॉपर है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर है उसका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहाँ है? हाइड्रोजन से थोड़ा सा ऊपर। ठीक, अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आपको याद है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का सूत्र होता है लिखबे सरका नमक अलमंजन कर फिकड़ कुनिसन पब H। ठीक है, हाइड्रोजन का स्थान सबसे नीचे है और कॉपर क्या है? कॉपर उससे बहुत ही ऊपर है। ठीक है, इसीलिए कॉपर क्या करता है? कॉपर पे इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो क्या कर सके? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से हाइड्रोजन विस्थापित कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। धातु, वह धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह कौन सी है? वह धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो है अल्युमिनियम। वो कौन सी है? वो धातु होती है अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का स्थान हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर है, इसीलिए क्या हो जाती है? सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। और कॉपर भी इसीलिए हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। ठीक, क्योंकि क्या है? हाइड्रोजन का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे होता है और अल्युमिनियम और कॉपर इससे क्या है? काफ़ी ऊंचे हैं। ठीक है, इसीलिए अल्युमिनियम भी विस्थापित हो जाएगा और कॉपर की भी अगर हम किसी के साथ क्रिया कराएं तो ये भी विस्थापित होगा, लेकिन हाइड्रोजन जल्दी विस्थापित नहीं होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन से हैं? अच्छे, जिनका चालकत्व अच्छा होता है, ऐसे विलयन वाले पदार्थों के नाम हमें लिखने हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन हैं, जितने भी प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन हैं, उनकी चालकता क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उनकी चालकता बहुत ही ज़्यादा उच्च होती है, अच्छी होती है। ठीक है, वो कौन से होते हैं? अच्छे चालकत्व वाले विलयन होते हैं। कोई सा भी प्रबल वैद्युत अपघट्य अच्छे चालकत्व वाला विलयन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। देख सकते हैं आप जल के विद्युत अपघटन में, हम जल का अगर विद्युत अपघटन कराएं तो उनमें जो ऑक्सीजन बनती है, ठीक है, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या होगा? हम क्या करें? अगर जल यानी H2O का क्या करें? विस्थापन करें। ठीक, H2O का अगर हम विस्थापन करें तो इसमें जो ऑक्सीजन बनती है, ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन बनती है, ये जो आपकी ऑक्सीजन है, अगर ये जल के विद्युत अपघटन में जो बनी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या होगा? भाई हाइड्रोजन के कितने? हाइड्रोजन के 2 भाग हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 भाग है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। भाई H2O, हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन के 1 भाग, तो अनुपात कितना आएगा? 2:1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट को अल्युमिनियम की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता? कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है, ऐसा क्यों होता है? हमें कारण स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसका कारण दे पाएंगे। तो कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ठीक, कॉपर सल्फेट को हम अल्युमिनियम की बोतल में इसीलिए नहीं रखते हैं क्योंकि कॉपर क्या हो जाता है? कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है, और कॉपर क्या हो जाती? अपचयित हो जाती। जैसे कि अल्युमिनियम आपकी अपचयित हो जाती है, उसी प्रकार कॉपर भी क्या होती है? अपचयित हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट को अल्युमिनियम की बोतलों में नहीं भर के रखते हैं क्योंकि कॉपर अपचयित हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम क्या करें, किसी भी विलयन पर हम क्या कर दे? तनुता बढ़ा दे तो उसकी विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता का मान है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान लगातार घटता जाता है। जितनी ज़्यादा हम तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का मान क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जितना हम क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना क्या होगा? विशिष्ट चालकता का मान घटेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे? अगर हम टेम्परेचर डाउन करें तो विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक, तो ये प्रभाव होता है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता के मान पर प्रभाव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? ठीक है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया होती है, जब किसी विद्युत वाहक सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की
क्रिया होती है तो धातु के विलयन के मध्य स्थापित जो विभवांतर होता है, ठीक है, जब किसी विद्युत रासायनिक शेल में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है तो धातु के विलयन में, तो उस धातु के विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है वो किसका, उसको क्या कहते हैं, उसको हम रेडॉक्स विभव कहते हैं, ठीक है। जब विद्युत वाहक शेल में या रासायनिक शेल भी आप ले सकते हैं, तो उसमें जब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है उस दौरान क्या होता है, विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये है ऑक्सीकारक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब इस पे क्या करेंगे, हम इस पे क्या करेंगे, विभवांतर आरोपित होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में हम अगर कॉपर की छड़ डालें, जब हम सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, इसको हम क्या बोलते हैं, हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। AgNO3 इसको हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं जब हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छड़, ठीक है, Cu की छड़ डालने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, ये हमें बताना है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम कॉपर की छड़ डाल देते हैं तो घोल नीला क्यों हो जाता है, इसका हमें कारण देना है, ठीक है, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो प्रत्येक तत्व है अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो कि जिसका फॉर्मूला होता है लिखबे सरकार नमक अलवंजन कर फिकड को निशन पब एच, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो प्रत्येक तत्व है अपने से नीचे वाले तत्व का, अपने से जो जैसे वो ऊपर है और अपने से नीचे वाले तत्व को क्या करेगा, उसी के विलयन से वो क्या कर सकता है, अपचयित कर सकता है, ठीक है। उसी के विलयन से अपचयित कर देता है, ठीक है। जब क्या करेगा, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से इसकी क्रिया कराई जाएगी। जब हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के जो विलयन है इस पे हम क्या करेंगे, कॉपर की छड़ डालेंगे। देख सकते हैं आप, जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम कॉपर की छड़ डालेंगे तो ये कॉपर क्या करेगा, ये कॉपर क्या करेगा, सिल्वर और नाइट्रेट को क्या कर देगा, अलग कर देगा। जब ये सिल्वर नाइट्रेट को अलग करेगा तो इस प्रकार विलयन में जो क्यूप्रिक आयन है Cu2+, ठीक है, ये जो क्यूप्रिक आयन है इसके विद्यमान होने के कारण विलयन का रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। जब ये अपचयित कर देगा, सिल्वर नाइट्रेट को अलग अलग कर देगा, तो जो क्यूप्रिक आयन है इसके विद्यमान होने के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है, ठीक है। विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका कारण था। तो देख सकते हैं आप, अगला हमारा क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब बात आ गई, अभी हमसे मात्रक पूछा गया था विशिष्ट चालकता का, अब बात आ गई विशिष्ट चालकता होती क्या है, ठीक है। डेफिनेशन भी बताना है, फॉर्मूला भी देना है, मात्रक भी बताना है, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। देख सकते हैं आप, मात्रक भी पूछ रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और मात्रक सब कुछ देना होगा। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला लिखा करिए, तभी फुल नंबर मिलता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इसे हम कप्पा से व्यक्त करते हैं, इसे क्या करते हैं, कप्पा से व्यक्त करते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ, ठीक है। यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त किया जाता है। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से व्यक्त करते हैं। कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ, जहां पर कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है, और ये जो रो है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। तो कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक। 1 आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो 1 विशिष्ट प्रतिरोध लिख सकते हैं, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेमी होता है, और हम क्या करेंगे, जब विशिष्ट चालकता के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 1 में आ जाएगा। जब 1 में आएगा, ऊपर जाएगा, तो इसमें इनवर्स लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है मोलर चालकता। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध क्या होता है, ये हमें बताना है कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला दे देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एम बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार।
अणुभार बटे तुल्यांकी भार इनटू में गुणे में तुल्यांकी चालकता। ठीक है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध डेल्टा एम बराबर अणुभार बटे तुल्यांकी भार गुणे में तुल्यांकी चालकता डेल्टा ई क्यू। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कोल-राउस का नियम क्या है। कोल-राउस का नियम क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, कोल-राउस का नियम किसी विद्युत अपघट्य में जब हम किसी विद्युत अपघट्य को अनंत तनुता पर, ठीक है, जब किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोल-राउस का नियम कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। उदाहरण क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, उदाहरण क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इनफाइनाइट HCl बराबर डेल्टा H प्लस इनफाइनाइट प्लस डेल्टा Cl माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से टूटेगा, जैसे HCl टूटता है ना, आपको करना क्या है, HCl इक्वल्स टू क्या होता है, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये अपने आयनों में टूट जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो क्या होता है विद्युत अपघटन, तो किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। किसी विद्युत अपघट्य का जब हम विद्युत धारा के द्वारा यानी सिंपल धारा के द्वारा हम क्या कराएं, उसका अपघटन कराएं, तो वो अपघटन क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत यानी विद्युत के द्वारा और अपघटन यानी विद्युत के द्वारा जब हम किसी भी वैद्युत अपघट्य का अपघटन कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो होता कैसे है ये, एग्जाम्पल देंगे तो हम क्या करेंगे, हमने लिया है सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, दो भाग हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया। अब हम इसका क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा, 2Na प्लस प्लस Cl2 माइनस। ठीक है, ये अपने आयनों में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो इसको ही क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। ठीक है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम कौन सा है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है विलयन में प्रवाहित की गई जो वैद्युत धारा है उसकी मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन भी फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम है, ये दोनों ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो में से एक तो आएगा ही आएगा, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम क्या है, देख सकते हैं आप। जब श्रेणी क्रम में, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न अपघट्यों को, जब श्रेणी क्रम में, ये जो विद्युत अपघट्य है इनको कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम व्यवस्था में जोड़ा जाता है। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोडों पर क्या करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्यों पर समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इनके इलेक्ट्रोडों के मध्य जो मुक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है, मुक्त पदार्थ होते हैं, उनके द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के क्या हो जाते हैं, समानुपाती यानी कि बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी, तो W1 समानुपाती E1, ठीक, इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, W2 समानुपाती या
अनुक्रमानुपाती E2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 इज इक्वल टू W3/E3। तो ये फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ठीक है। क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और क्वेश्चन आता है कभी कभी इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव पे क्या करिए, संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, या अंतर बताइए। इस टाइप से ये क्वेश्चन आता है, या आपसे केवल पूछ लेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो हम इस पे करते क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लेते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर जब हम किसी धातु की छड़ को, जब मान लीजिए जैसे कॉपर की छड़ है, कॉपर धातु की छड़ है, ठीक है, तो 1 मोलर सांद्रता पर, 1 मोलर सांद्रता पर उसी धातु लवण के विलयन में डुबो दे। जैसे कॉपर की छड़ है, हम इसको उसी के विलयन में डुबो दे, कॉपर सल्फेट के विलयन में ही डुबो दें, ठीक है। हम क्या करें, अगर हम कॉपर की छड़ ले रहे हैं और टेम्परेचर हमें कितना रखना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखना है, ठीक है। और एक वायुमंडलीय दाब पर जब हम किसी धातु की छड़ यानी कॉपर धातु की छड़ 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के विलयन में डुबो दें, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दें, तो विलयन और छड़ के मध्य, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है और कॉपर की छड़ के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होता है, जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डुबो दें और टेम्परेचर कितना रखें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले कॉपर की छड़ हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दे, तो कॉपर के बीच में और कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, ठीक है। तो ये था मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। देख सकते हैं आप, हमारा अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर HgO अपघटित हो जाती है परंतु MgO नहीं, ठीक। गर्म करने पर HgO अपघटित हो जाती है परंतु MgO अपघटित नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, तो होता क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे के जो भी तत्व हैं, ठीक है, कॉपर से नीचे स्थित जो भी तत्व हैं उनका स्थायित्व कम होता है, ठीक है। कॉपर से नीचे स्थित जितने भी तत्व हैं उनका स्थायित्व कम होता है, इसीलिए वो गर्म करने पर तुरंत ही क्या हो जाते, अपघटित हो जाते, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता क्या है, एक तत्व, ठीक है, अगर कोई तत्व है, जैसे लिखबे सर का होता है, फॉर्मूला लिखबे सर का, ठीक है। तो ये क्या है, अगर ये जो लिथियम है, ये लिथियम है, ये क्या कर सकता है, अपने से नीचे स्थित तत्वों को क्या कर सकता है, इनका स्थायित्व कम होगा। लिथियम से नीचे जितने भी तत्व स्थित हैं उनका स्थायित्व कम होगा, इसीलिए लिथियम क्या करेगा, अगर इनको गर्म किया जाए तो ये जो लिथियम है वो अपने से नीचे स्थित तत्वों को क्या कर सकता है, अपघटित कर सकता है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि गर्म, अगर HgO को गर्म किया जाए, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाए तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, लेकिन MgO अपघटित नहीं होगा। उसका कारण यही है कि क्या होता है कि कॉपर से नीचे स्थित जितने भी तत्व हैं उनका स्थायित्व कम होता है, इसीलिए वो गर्म करने पर क्या होते हैं, अपचयित हो जाते हैं, और Mg का स्थान ऊपर है, इसीलिए ये क्या होगा, अपचयित या विघटित नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का समीकरण क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, या तो आप कह लीजिए फॉर्मूला क्या होगा जिससे हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का समीकरण है वो होता है K = 2.303 अपॉन T log 10 सफिक्स A बाई A - x, या फिर K = 2.303/3 log 10 A अपॉन A - x। तो ये क्या होता है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे हम काफ़ी सारे डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन वेग स्थिरांक का पक्का आएगा, फॉर्मूला रट के रखिए, ठीक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध क्या होता है। किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में संबंध क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K = 0.693। ठीक है, ये दो आप चाहे तो लिखें या तो ना लिखें, इतना भी आप लिख सकते हैं। K = 0.693/T½ ये क्या है, T½ आपका अर्धायु काल है और K क्या है, K आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, फॉर्मूला K = 0.693/T½ ठीक। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में संबंध है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध भाग में, ठीक है, आधे समय में, ठीक है, अगर कोई गोला है, जैसे ये आपका गोला है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इसके आधे भाग में पूर्ण होने में कितना समय लगता है ये हमें बताना है। ठीक है, किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध भाग पूर्ण होने में कितना समय लगता है ये हमें बताना है। तो अर्ध भाग के पूर्ण होने में जो लगा समय होता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। किसी भी अभिक्रिया के अर्ध भाग पूर्ण होने में जो लगा समय है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो वह दर, वह अभिक्रिया का वह वेग या अभिक्रिया की वह दर जिस पर समय के साथ साथ, अभिक्रिया की वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समय बदलने पर हम अगर क्या करें, समय को बदलते रहे, ठीक है, पहले 10 किया, फिर 5 किया, फिर 4 किया, फिर 3 2 1 ऐसे करके समय बदलें तो क्या होगा, अभिकारक पदार्थों का जो सांद्रण है वो भी क्या होगा, समय के साथ ही परिवर्तित हो जाएगा। और इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जब वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है dx/dt। ठीक है, अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है तापीय गुणांक क्या है। ठीक है, तापीय गुणांक क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर दो विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। कोई भी तापीय गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो विभिन्न तापों के वेग स्थिरांकों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया की कोटि। निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई हमें लिखनी है। ठीक, तो अभिक्रिया हमारी है H2 + Cl2 gives to 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि कैसी है, 0 है और वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई हमें निकालनी थी। ये जो अभिक्रिया दी है H2 + Cl2 gives to 2HCl, तो इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया भाई यहाँ पे तो कुछ लगा नहीं है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे 0 है और जो वेग स्थिरांक का मात्रक है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है वो होता है R = K A⁴ क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग का समीकरण होता है वो होता है R = K A⁴ ठीक है, तो K का मात्रक हम क्या करेंगे, यहाँ पे मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, K का मात्रक निकालेंगे, फिर R का मात्रक बटे में फिर A का मात्रक। ठीक है, K का मात्रक = R का मात्रक बटे में A का मात्रक, क्योंकि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसको डिफाइन करते हैं, K से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो R का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और A का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। ठीक है, अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, मोल से मोल को काट देंगे, लीटर से लीटर को काट देंगे और ये क्या है, बटे में है। ठीक है, ये लीटर के क्या है, मोल, फिर बटे में लीटर है,
फिर क्या है सेकंड, और ये क्या हो जाएगा जब सब कट जाएंगे तो ये सेकंड कहाँ जाएगा ऊपर, तो जब सेकंड ऊपर आएगा तो बचेगा क्या सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड इनवर्स होती है। क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 के संपूर्ण किताब के 50 अतु लघुत्तरीय प्रश्न। तो आई होप आपको समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।